जय हिंद दोस्तों। जी हाँ, घटना उस समय की है। देश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा था। माहौल था चुनावी, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया था और सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही थी। चुनाव प्रचार में लगी हुई थी, सभी उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। उसी चुनाव प्रचार के लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे थे या जाने वाले थे, लेकिन उनका विमान में कुछ खराबी आती। उस खराबी के चलते वो वापस लौटकर होटल आते हैं, लेकिन वो खराबी बहुत जल्दी उसको ठीक कर दिया जाता है और कुछ ही क्षणों में खबर आती है कि विमान जो है वो ठीक हो गया है। दोबारा वो विमान पर सवार होते हैं और वो पहुंच जाते हैं चुनावी रैली के लिए। जी हाँ, उस रैली में धनु नामक एक महिला भी थी जो कि वो मानव सुसाइड बम से लैस थी। वहाँ उनका प्रोग्राम था, अपने समर्थकों से मिलना भी था। इसी का फायदा उठाकर धनु नामक जो महिला थी वो रेड कारपेट एरिया में आ जाती है। इस मिलने के कार्यक्रम को लोग सुन के और राजीव गांधी को देखकर भीड़ उनके तरफ टूट पड़ती है। इस भीड़ का फायदा उठाकर धनु नामक जो महिला थी वो रेड कारपेट एरिया के तरफ चली जाती है। सिक्योरिटी में जो लगे रहते हैं उन्हें धोखा दे जाती है, या यूं कहें ज्यादा भीड़ होने के कारण या कांग्रेस नेता जो थे उनके आसपास उनके बेतरतीब होने के कारण सिक्योरिटी अफसर भी उस महिला को नहीं देख पाते हैं और वो रेड कारपेट एरिया में पहुंच जाती है। वहां जैसे ही सभी पुरुषों से मिलकर और महिलाओं के तरफ आते हैं राजीव गांधी जी, वैसे ही धनु उनकी पांव छूने के लिए झुकती है और अपने कमर में बंधी हुई मानव बम जो थी उसका बटन को प्रेस करती है और तभी एक बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का मृत्यु हो जाता है। जी हाँ, ये घटना जो है 21 मई 1991 की है। जी हाँ, सुबह के 10 बजे की लगभग। आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री से किसकी दुश्मनी थी, आखिर कोई क्यों मारेगा इनको। जी हाँ, अगर साफ और सिंपल शब्दों में कहें तो राजीव गांधी का मौत का कारण जो था वो खुद ही अपने कारण बनाए थे। जी हाँ, इसकी कहानी शुरू होती है श्रीलंका से। जी हाँ, इसकी शुरुआत होती है भारत और श्रीलंका दोनों पे जो अंग्रेज का शासन था वो शासन 1948 में श्रीलंका से भी खत्म हो जाती है। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान चाय और कॉफी की खेती के लिए तमिलनाडु से या यूं कहें कि भारत से जो मजदूर श्रीलंका गए थे लगभग वो वहीं बस जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वहाँ की कुल जनसंख्या को 32% जो उनकी संख्या वहाँ लगभग हो जाती है। जैसे ही अंग्रेज जाते हैं वहाँ पे सरकार का गठन होता है और वहाँ पे संविधान बनाया जाता है। उस संविधान में इन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जाता है। यहाँ तक कि इन्हें सभी अधिकारों से वंचित रखा जाता है, यहाँ तक कि उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं था। इन्हें मजदूर वर्ग में रखा गया था। ये कई बार विरोध किए, कई बार अपने लिए आवाज उठाए, लेकिन उस आवाज को दबा दिया जाता था। 1970 में तमिलों की तरफ से, श्रीलंकाई तमिलों की तरफ से आवाज उठाया गया एक दूसरे देश के लिए, तमिल इल्लम के नाम से। लेकिन श्रीलंकाई जो सरकार थी उस समय की, उनके द्वारा नकार दिया जाता है और आवाज को दबाने की कोशिश किया जाता है। तब तमिलों द्वारा इसी अत्याचार के विरोध में विलिपन प्रभाकरन, जी हाँ, प्रभाकरन द्वारा एक समूह का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया लिट्टे। इस लिट्टे समूह ने विद्रोह के खिलाफ आवाज उठाए और उस आवाज वहां की सरकार और वहां की सेना द्वारा दबाने की कोशिश हर संभव प्रयास किया गया। जी हाँ, प्रभाकरन जो था वो काफी तेज
और साहसी और हमेशा वर्दी में दिखने वाला लड़ाका था। जी हाँ, धीरे धीरे ये लिट्टे समूह जो है इतना मजबूत हो गया कि उनकी आर्मी को सीधा टक्कर देना शुरू कर दिया। ये समूह जो था इनके पास खुद का जी हाँ, इस समूह के पास अपना खुद के छोटे छोटे जहाज थे और खुद के समुद्री यानी कि पानी वाले लड़ाकू जहाज थे। आगे चलकर इस समूह ने एक ब्लैक टाइगर नाम से एक समूह का गठन किया। वो इतना खतरनाक समूह था कि वो आत्मघाती हमलों के लिए मशहूर हो गया था। श्रीलंका के कई ऐसे मशहूर लोग, कई ऐसे बड़े हस्तियां जो उनके आत्मघाती हमलों में अपनी जान गंवा दिए थे। जहाँ 1980 के दशक में इस लिट्टे समूह को जबरदस्त कामयाबी मिली और जफाना का पूरा इलाका इनके कब्जे में आया। यहाँ तक कि जो श्रीलंका की सेना थी वो भी हार मान गई। कारण था कि भारत सरकार उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा कई बार उनके समर्थन में बोला गया तथा आंशिक रूप से या प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उनको समर्थन दिया जा रहा था। जी हाँ, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि प्रभाकरण को एक बार तमिलनाडु की पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन बाद में उन्हें इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। जी हाँ, तमिलनाडु में इन अलगाववादियों के लिए भरपूर समर्थन वहाँ से मिला। जी हाँ, भारतीय तमिल भी चाहते थे कि बांग्लादेश के तर्ज पर इंदिरा गांधी जो है तमिल इलम का एक नया देश बनाए, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि और जो पूर्वी देश हैं हिंद महासागर में हस्तक्षेप करे। अगर अलग देश बनाना है या बनाना होता तो इंदिरा गांधी को श्रीलंका के खिलाफ सेना उतारना पड़ता। अगर श्रीलंका के सरकार के प्रति अगर सेना उतारते तो जहां तक संभव था श्रीलंका सेना भी अपना अमेरिका या चीन से सहायता मांगती, और सहायता मांगने के कारण जो है हिंद महासागर में चीन या अमेरिका की मजबूत पकड़ हो जाती या हस्तक्षेप हो जाती। इसलिए इंदिरा गांधी और नई देश के पक्ष में नहीं थे। 1984 में उनके मौत के बाद राजीव गांधी की सरकार भी इसी नीति पे कायम रही। लिट्टे के समर्थन में वो लगे रहे। लिट्टे पर काबू पाने के लिए श्रीलंका की सेना पूरा जोर लगा लिया। उन्होंने पाकिस्तान, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, इजराइल इन देशों के मदद से उन्होंने खुद को सशस्त्र किया, यानी कि उनसे हथियार भरपूर मात्रा में लिए और जफाना में हवाई हमले तक कर डाले, जिससे वहाँ की स्थिति जो थी बहुत ही बदतर हो गई। भारत सरकार यानी कि राजीव गांधी की सरकार ने वहां पे उनकी मदद के लिए खाने तक भिजवाए, लेकिन जिस हवाई जहाज में खाना गया और श्रीलंका सरकार द्वारा उस जहाज को रोक दिया गया। जी हाँ, यहाँ से शुरू होता है बातचीत का दौर, और राजीव गांधी पे भारतीय तमिलों के दबाव के कारण उन्होंने बातचीत का यानी कि वार्तालाप शुरू किया श्रीलंकाई सरकार से। श्रीलंकाई सरकार से बातचीत के दौरान वो एक शांति समझौता हुआ। उस समझौते से के अनुसार जो जफाना का घेराबंदी कर रखे थे उस घेराबंदी को हटा दिया गया, लेकिन उस समझौते के अनुसार उस समझौते में लिट्टे को वहां की राजनीतिक पार्टी का दर्जा नहीं दिया गया। उस समझौते में अपनी सुरक्षा के लिए भारतीय सरकार से सेना की मांग की गई, जिसमें राजीव गांधी एक स्पेशल फोर्स जिसका नाम दिया गया भारतीय शांति रक्षा सेना, ये उनको गारंटी देते हैं, लिट्टे को गारंटी देते हैं कि अब इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, जिसके अनुसार कई वहाँ के जो उग्रवादी संगठन थे वो हथियार अपना डाल देते हैं। लेकिन प्रभाकरण को ये चीजें बर्दाश्त नहीं हुई और वो सरेंडर करने से मना कर दिया। मजबूरन भारतीय सेना जो वहाँ गई थी प्रभाकरण को पकड़ने और उनके साथियों को पकड़ने के लिए विवश होना पड़ा, और धीरे धीरे ये लड़ाई जो है एक युद्ध के रूप में बदल गया और श्रीलंकाई सेना बहुत ही चालाकी से पीछे हट जाती है और सामने हो जाते हैं भारतीय तमिल या कहें श्रीलंकाई तमिल और भारतीय सेना, यानी कि दोनों ही तरफ से लड़ रहे थे भारतीय। जी हाँ, इस लड़ाई में लगभग 1200 सैनिक मारे गए और कई हजार जो है नागरिक मारे गए। एक अनुमान के अनुसार लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपये इस ऑपरेशन में खर्च हुआ, इस युद्ध में खर्च हुआ भारत के तरफ से। जी हाँ, लेकिन भारतीय सेना के पकड़ से अभी भी प्रभाकरण
और उनके साथी जो थे वो दूर थे। इसी दौरान दोनों जगहों की सरकार बदल जाती है और सरकार बदलते ही, जी हाँ, सरकार बदलते ही भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह श्रीलंकाई सरकार के कहने पर वहां से सेना वापस बुला लेते हैं। लेकिन ये सरकार 2 साल बाद गिर जाती है और आम चुनाव 1991 में होता है। आम चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में द हिंदू, उस एजेंसी का नाम है, उस इंटरव्यू में वो एक बयान देते हैं, कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम लिट्टे के खिलाफ और उनसे लड़ने के लिए या उनके समूह के लीडर को पकड़ने के लिए हम फिर से वहां सेना उतारेंगे। और यह खबर जो है प्रभाकरण को सुई की तरह चुभती है। उन्हें यह सुनकर वो तिलमिला जाते हैं और उसे ये बर्दाश्त नहीं होता है और वो उसी समय उन्हें मारने की या उनकी सरकार न बने इसलिए उनको मारने की साजिश रचना शुरू कर देता है। और यहाँ से शुरू होता है राजीव गांधी को मारने का प्लान, जो कि यह प्लान जो है 21 मई 1991 को दिन के सुबह के 10 बजे घटना को अंजाम दिया जाता है। तो ये थी राजीव गांधी को क्यों मारा गया, कारण क्या था उनकी हत्या के पीछे। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा या आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।